वेलकम टू मेमॉन्स एकेडमी। ये लेक्चर है यूनिट 9 के एआई संबंधी पीवाईक्यू क्वेश्चन का, जिसका हमने पार्ट 1 कर चुका है। ये पार्ट 2 है, ठीक है। यानी कि 2012 से लेकर 2025 तक जितने क्वेश्चन आपके एआई संबंधी क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश पीएससी जितने भी एग्ज़ाम लेता है उसमें आ चुके हैं, उन सभी क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। ये पार्ट 2 है एआई का और ये अंतिम पार्ट है। आज सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे, तो प्लीज़ फुल लेक्चर वॉच करना। इसमें जो पहला क्वेश्चन कहता है कि जो चैट जीपीटी है, क्या चैट जीपीटी जो है किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को उपयोग करता है। तो ध्यान रखना, जो चैट जीपीटी है ये 2 एआई संबंधी तकनीक को यूज़ करता है। एक जो एआई संबंधी तकनीक कौन सी है, तो वो है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे हम कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका, NLP। और दूसरा है डीप लर्निंग तकनीक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। मैंने पहले बता चुका था कि जो डीप लर्निंग तकनीक क्या होती है, इसमें क्या होता है, जो मानव की जो मस्तिष्क होता है उसको ये कॉपी कर लेता है। ये तकनीक ऐसी होती है डीप लर्निंग तकनीक। और जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है ये एक्चुअली करता है क्या है, तो ये हो गया आपका कंप्यूटर, ठीक है, और ये हो गया मानव। इन दोनों के बीच में जहाँ इंटरेक्शन होगा, ठीक है, वो इंटरेक्शन होगा NLP के माध्यम से, यानी कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के माध्यम से वो इंटरेक्शन होगा। इन दोनों का यूज़ करता है चैट जीपीटी। उसके बाद आप जब कुछ बोलते हो चैट जीपीटी को, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर वो आउटपुट करता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। एआई सहायक रूफूस को भारत में किसने शुरू किया था? तो जो रूफूस है ये एक्चुअली एक एआई संबंधी शॉपिंग असिस्टेंट है, और ये शुरू किया था किसने? वो किया था अमेजन ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अमेजन द्वारा जो विकसित एआई संचालित शॉपिंग असिस्टेंट है, जिसे भारत में ग्राहकों के खरीदारी अनुभव को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च किया गया था। हुआ क्लियर? तो ये क्या है, एक तरह का असिस्टेंट है, जैसा कि सिरी हो गया, गूगल असिस्टेंट हो गया, ठीक है, एलेक्सा हो गया। उसी प्रकार से जो अमेजन है उसने रूफूस नाम के एआई संचालित शॉपिंग असिस्टेंट लॉन्च किया था। हुआ क्लियर? एआई में कौन सी खोज तकनीकी औपचारिक खोज डोमेन के अंतर्गत आती है? तो जो एआई है, ठीक है, उसकी जो औपचारिक खोज यानी कि यूनिफॉर्म ब्लाइंड खोज तकनीक वह तकनीक है जिसमें समस्या के बारे में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं होती। ओनली एक ही जानकारी होगी, वो होगी समस्या की। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनिफॉर्ड कास्ट खोज। हुआ क्लियर? किसकी आवश्यकता होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग में? तो ये इसका आंसर मैं बता चुका था कि जो सुपरवाइज्ड लर्निंग है इसमें लेबल्ड डेटा की आवश्यकता होती है, ठीक है, यानी कि इसमें ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों की आवश्यकता होती है, ताकि जो मॉडल है उसको सही ढंग से सीखने और जांचने में डेटा मिल सके। तो इसका क्या होगा? इसका होगा इसमें टेस्टिंग और प्लस ट्रेनिंग दोनों की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हुआ क्लियर? SCAR परिवर्णी शब्द का अर्थ क्या है? तो जो S फॉर होता है सिलेक्टिव, C फॉर होता है कंप्लेंस, A फॉर होता है आर्टिकुलेटेड, और R फॉर होता है रोबोट, और A फॉर होता है आर्म। इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सिलेक्टिव CARO। ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। इसका जो यूज़ है रोबोट में असेंबली, मैनेजमेंट और पिक एंड प्ले
संचालन के लिए किया जाता है। हुआ क्लियर? एआई के लिए कौन सी संगणक भाषा का उपयोग होता है? तो वो होता है ऑप्शन सी, प्रोलॉग। प्रोलॉग जो है एक लॉजिकल आधारित प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग जो है एआई के लिए विशेष होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? एआई की तकनीक को सर्च प्रक्रिया की दक्षता में अभिवृद्धि करता है कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूरिस्टिक। ऑप्शन बी हो जाएगा। ह्यूरिस्टिक तकनीक एक एआई की एक स्मार्ट सर्च मेथड है जो समस्या को जल्द हल करने, निर्णय लेने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें जो है ऑप्शन ए दिया है रिडक्शन। इसका मतलब होता है कि समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने की प्रक्रिया। एक होता है ऑप्शन डी कंप्रेशन। कंप्रेशन यानी कि डेटा को कंप्रेस करने की तकनीक होती है। एक होता है ऑप्शन सी एक्सपेंशन। इसका मतलब होता है इसमें नए नोड्स या रास्तों को जोड़ा जाता है। हुआ क्लियर? ये चारों आपको बता चुका हूँ, कभी कोई पूछ लिया तो आपको चारों याद होना चाहिए। स्वचालित कारों में निम्नलिखित में से मशीन लर्निंग तकनीक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑप्शन बी रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग का उपयोग जो है ये स्वचालित कार, जैसे कि आपने देखा होगा अभी कि जो एलन मस्क है उसने कार बनाया जो सेल्फ ड्राइव की, जिसमें ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होती, वो खुद ही कार चलती है। ऐसी कारों में रीइंफोर्समेंट लर्निंग का उपयोग होता है जिसे कहते हैं RL कहते हैं। वह क्लियर? इनमें क्या होता है? ट्रायल और एरर प्रक्रिया के माध्यम से सही निर्णय लेना सिखाया जाता है। इस प्रकार से ये जो कार है ये स्वयं ही चल पाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? मशीन लर्निंग में उनके काम के लिए 2024 में भौतिक में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ध्यान रखना 2024 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन को सम्मानित किया गया था। उन्होंने एआई के नेटवर्क और मशीन लर्निंग में उनके मूलभूत योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। हॉफील्ड ने हॉफील्ड नेटवर्क विकसित किया था। हॉफील्ड ने हॉफील्ड नेटवर्क डेवलप किया था जो डेटा के पैटर्न को संग्रहित कर उसका पुनर्निर्माण करने की क्षमता रखता था, जबकि हिल्टन ने बोल्टजमैन मशीन और प्रतिबंधित बोल्टजमैन मशीन के लिए लर्निंग एल्गोरिथम विकसित किया था जिन्होंने गहन लर्निंग को सक्षम बनाया था। वह क्लियर? इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन हॉफील्ड और जेफरी हिल्टन। वह क्लियर? ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट आदि सहित विभिन्न दस्तावेजों के डिजिटल संस्करण तक पहुंचने की अनुमति देता है जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका आंसर आप सभी जानते हो, ये है डिजी लॉकर, ऑप्शन बी। डिजी लॉकर क्या होता है? यह नागरिक को उनके महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, मार्कशीट, पैन कार्ड, वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि के डिजिटल संस्करणों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और एक्सेस करने की सुविधा देता है। इसे कहते हैं डिजी लॉकर। अगर हम बात करें आधार कार्ड की, तो आधार कार्ड का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफाई अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें जो है कुल 12 अंक का एक विशिष्ट पहचान संख्या होती है। उमंग की बात करें तो उमंग जो है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन न्यू एज गवर्नेंस होता है इसका आंसर, ठीक है, फुल फॉर्म। और माई गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार की एक पब्लिक
पार्टनरशिप यानी कि जन सहभागितारी वेबसाइट है जहां नागरिक सरकारी नीतियों पर सुझाव दे सकता है और विभिन्न अभियानों में भाग ले सकता है। हुआ क्लियर? तो ये चारों जो ऑप्शन है आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकते हैं। यूपीआई निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त जिसका आमतौर भुगतान हेतु प्रयोग किया जाता है? तो जो यूपीआई है इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक भारतीय भुगतान प्रणाली है, साथ ही नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2016 में इसे डेवलप्ड किया गया है। इंटरफेस इंटरबैंक, पीयर टू पीयर और व्यक्ति से व्यापारी लेन देन की ये सुविधा प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांत पहुंच, समानता यानी कि इक्वलिटी, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो उसका नाम है स्वयं। स्वयं को आप देखोगे तो इस प्रकार इसकी स्पेलिंग होती है SWAYAM, ठीक है, जिसमें S फॉर होता है स्टडी, W फॉर होता है वेब, A फॉर होता है एक्टिव लर्निंग, Y फॉर होता है यंग, A फॉर होता है एस्पायरिंग और M फॉर होता है माइंड। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पहुँच, समानता यानी कि इक्वलिटी, गुणवत्ता यानी कि क्वालिटी को मजबूत करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्यान रखना। भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया जाने वाला प्रयास का नाम क्या है? तो उसका नाम है मेघराज। क्या नाम है? मेघराज। मेघराज क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों का उपयोग करने और उनका दोहन करने के लिए भारत सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पहल जीआई क्लाउड शुरू किया है, जिसे मेघराज नाम दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य है देश में ई सेवाओं को डिलीवरी में तेजी लाना, जबकि सरकार के आईसीटी खर्च को अनुकूलित करना। इससे बुनियादी ढांचों का स्पष्ट उपयोग सुनिश्चित होगा और ई गवर्नेंस अनुप्रयोग के विकास और तैनाती में तेजी आएगी। एरावत जो है ये भारत का एक सुपर कंप्यूटर है। जो आप देख रहे हो एरावत, ये एक्चुअली भारत का एक सुपर कंप्यूटर है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा प्रोटोकॉल रिमोट सिस्टम से कनेक्शन की स्थापना को इस तरह से सक्षम बनाता है कि स्थानीय टर्मिनल रिमोट सिस्टम पर एक टर्मिनल प्रतीत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेलनेट। हुआ क्लियर? टेलनेट क्या होता है? ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है जो रिमोट सिस्टम पर टर्मिनल आधारित एक्सेस प्रदान करता है। यह उपयोगकर्ता को स्थानीय टर्मिनल से रिमोट सिस्टम पर लॉगिन करने और उसे नियंत्रण करने की अनुमति देता है, जैसे कि उपयोगकर्ता रिमोट सिस्टम पर फिजिकली मौजूद हो वैसा, ठीक है। यह क्लाउड सर्वर मॉडल पर काम करता है। आमतौर पर इसमें 23 पोर्ट होते हैं। टेलनेट का उपयोग जो है कमांड लाइन इंटरफेस CLI के माध्यम से रिमोट सर्वर को कंट्रोल करने के लिए होता है, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट, सिस्टम प्रशासन। यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन बी, इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP। इसका उपयोग जो है फाइलों को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। दूसरा आपको दिख रहा है DNS। जो DNS है ये इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। इसका उपयोग जो है डोमेन नेम को IP एड्रेस में चेंज करने के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तो आपको यहाँ पे FTP और DNS दोनों मालूम होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन AI का एक रूट नहीं है? तो ध्यान रखना, जो AI है ये फिलॉसफी, इवोल्यूशन और कंप्यूटिंग तीनों में काम करता है, लेकिन कहीं पर भी ये आइसोलेशन में काम नहीं करता, जो इसका रूट नहीं है। AI का उपयोग
निम्न में से कौन करता है? तो एआई का जो उपयोग है ये एक्चुअली कौन करता है? वो एलेक्सा भी करता है, सिरी भी करता है और कोर्टना भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी करते हैं। जो एलेक्सा है, ठीक है, जो सिरी है ये किसका है? सिरी जो है ये एप्पल का है और इसे 2011 में बनाया गया है। और जो कोर्टना है, ठीक है, कोर्टना किसका है? तो ये है माइक्रोसॉफ्ट का है और इसे जो है 2014 में बनाया गया है, ध्यान रखना, ठीक है। FPGA एकीकृत सर्किट है जिनका एआई को डिप्लॉय करने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। तो FPGA का फुल फॉर्म होता है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हुआ क्लियर? निम्नलिखित में से एक आभासी सहायक का एग्जाम्पल नहीं है। क्या बोला यहाँ पर? नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, एलेक्सा भी है, ठीक है, असिस्टेंट, कोर्टना भी है, माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, सिरी भी है, एप्पल का है, ठीक है, परंतु कोर्टसा ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। एआई एक्शन समिट 2025 यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेजबान शहर कौन सा था? तो 2025 में जो एआई एक्शन समिट हुई थी, इसका जो मेजबान शहर था वो था पेरिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो है 10 से 11 फरवरी 2025 में पेरिस में एआई एक्शन समिट के अवसर पर दुनिया एआई राजधानी बनी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर जो है एआई संबंधी आपके सारे क्वेश्चन जो 2012 से लेकर 2025 तक आ चुके हैं, इन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया है। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।